और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने इस स्लीपर रूट का ऐलान भी कर दिया है। ये वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नए साल 2026 में 17 या 18 जनवरी के दिन इस ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है। तो इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। बिलाल, तस्वीरों के जरिए दिखाएं स्लीपर ट्रेन किस तरह की होगी, कितनी सुविधाएं हैं, इसकी खास बातें भी बताएं। बिल्कुल चंदन, देखिए इस वक्त मैं देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर मौजूद हूं और मैं सीधे सबसे पहले यात्रियों के मतलब की ही तस्वीरें दिखा देता हूं। और ये देखिए कंपार्टमेंट के अंदर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए ये फर्स्ट एसी का कोच है और यहां पर देखिए कि किस तरीके की तस्वीरें जब यात्री जब आएंगे इस ट्रेन में सफर करने के लिए, तो उन्हें देखिए किस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो यहां पर जो है उनको देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि यूवीसी लैंप आधारित डिसइंफेक्शन सिस्टम के साथ इसमें एयर कंडीशनिंग जो है वो की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा देखिए यानी कि जो अपर बर्थ होगा उस अपर बर्थ के लिए यहां पर सुविधाजनक करने के लिए यहां पर छोटी सी जो सीढ़ियां हैं, यानी कि अगर कोई दिव्यांगजन है, या फिर कोई बुजुर्ग है, तो फिर उसके लिए भी बहुत ज्यादा समस्या जो है वो नहीं आने वाली है अपर बर्थ पर चढ़ने के लिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली देश की वंदे भारत स्लीपर जो है वो जो कि कामाख्या से हावड़ा की ओर जो है वो चलेगी और इस बोगी का किराया जो है वो 3600 रुपए जो है वो रखा गया है। इसके अलावा हमने आपको फर्स्ट एसी की तस्वीरें दिखाई। उसके अलावा देखिए अब जो एक यानी कि फर्स्ट एसी से लेकर के जो सेकंड एसी का जो कोच जोड़ने की जो जगह है वो बहुत ही स्पेस दिया गया है। यहां पर भी काफी स्पेस दिया गया है। मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह से मैं कहूंगा कि वो आगे की तरफ दिखाएं और यहां पर आकर के वो सेकंड एसी का अगर हम आपको कोच दिखाएं तो देखिए यहां पर सेकंड एसी यानी कि इसका जो किराया रखा गया है कामाख्या से लेकर के हावड़ा तक 3000 रुपए का चार्ज जो है वो किया जाएगा। और यहां पर देखिए कि ये सेकंड एसी की जो कोचेस हैं वो यहां पर किए गए हैं। हर कोच में सीसीटीवी को जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और इमरजेंसी में यात्रियों के लिए इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट भी जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा सेंट्रलाइज कोच मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसके अब जैसा कि मैंने दिखाया कि एर्गोनॉमिक डिजाइन वाली जो सीढ़ियां हैं वो यहां पर रखी गई हैं। और इसके अलावा यहां पर दिव्यांग जनों के लिए जो शौचालय जाने की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। तो पूरे कोच की अगर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह से मैं कहूंगा कि एक बार दिखाएं वो कोच की तस्वीरें। और आपको बता दें कि 17 या 18 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जो हरी झंडी है वो यहां पर दिखा सकते हैं। तो अब देखें यहां पर कि जो हम आगे की तरफ अगर हम आपको पूरे ट्रेन की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कि जो मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह से मैं भी कहूंगा कि वो देखिए यहां पर कि जो बायोफिटेड टॉयलेट है यहां पर इस ट्रेन के अंदर, उसकी भी सुविधा जो है वो यहां पर दी गई है। और जो कुशनिंग है यानी कि पहले इससे पहले की जो बाकी ट्रेनों में उससे ज्यादा बेहतर जो सीट की जो कुशनिंग है वो इसमें जो है वो नए तरीके का आधुनिक तकनीक के साथ जो कुशनिंग सिस्टम है वो जो है वो लगाया गया है। ये सेकंड एसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको फर्स्ट एसी की भी तस्वीरें दिखाई। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 16 कोच की ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी, जिसमें से 11 कोच जो है वो थर्ड एसी के होंगे, 4 कोच सेकंड एसी के होंगे और एक कोच जो है वो फर्स्ट एसी का रखा गया है। हमने आपको फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की तस्वीरें दिखा दी। अब हम आपको दिखाते हैं कि थर्ड एसी की तस्वीर। थर्ड एसी की तस्वीर जो है वो किस तरीके की होगी। तो हम आपको ये देखिए, ये थर्ड एसी की तस्वीरें हैं। ये पेंट्री कार है और यहाँ पर जो खाने वगैरह को गर्म करने की जो सुविधा है वो यहाँ पर देगी और यहीं से खाना जो है वो सर्व किया जाएगा कोच के अंदर, यात्रियों के पास जो है वो सर्व किया जाएगा। और अब देखिए हम आपको थर्ड एसी की तस्वीरें दिखाते हैं। थर्ड एसी की तस्वीरें देखिए आप यहाँ पर कि हर कोच में यहाँ पर जो एक साइड में जो 3 बर्थ है वो दिए गए हैं और जबकि दूसरी साइड में 2 बर्थ दिए गए हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हम आपको ये भी तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कि जो अभी कुछ दिनों पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी यहाँ इसी जगह पर इस डेक पर ही 4 गिलास रखे थे। 3 गिलास के ऊपर 1 गिलास में पानी भरा हुआ था और इस ट्रेन ने 180 किलोमीटर से ज्यादा, एग्जैक्ट बताएं तो 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो पकड़ी थी और चारों गिलास में से एक भी गिलास से एक बूंद पानी जो है वो नीचे नहीं गिरा था। तो अब आप देखिए इसकी कुशनिंग में, इसके सस्पेंशन में, वंदे भारत स्लीपर के सस्पेंशन में बेहद जो है वो काम किया गया है। इसके अलावा कवच प्रणाली का इस्तेमाल जो है वो इस जो नई ट्रेन है उसमें यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो कलर कोडिंग है यानी कि 2 कोचेस जो है, 2 बर्थ जो हैं वो ग्रे कलर की हैं और जो बीच की कोचेस है, जो मिडिल बर्थ है उसको जो है येलो कलर, पीले कलर से जो है वो रंगा गया है। अब आप इसके अलावा हम आपको तो दिखाएं कि जो दिव्यांग जनों की जो बात है वो उनके लिए भी यहाँ पर इस ट्रेन में
कई तरीके की जो स्पेशल सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर की गई है। हर कोच के दोनों तरफ जो है वो दो बाथरूम जो है वो दिए गए हैं। और हम आपको पूरी ट्रेन की तस्वीरें अगर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये भी जो शुरुआत से, यानी कि जो ड्राइवर का केबिन है, ड्राइवर के केबिन से लेकर के 6 कोचेस जो हैं वो थर्ड एसी के रखे गए हैं। उसके बाद 2 सेकंड एसी के कोचेस होंगे और उसके बाद एक फर्स्ट एसी का जो कोच है वो होगा। और अब देखिए यहाँ पर ये आप देखते हैं कि जो वेंडर, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से दिखाया कि किस तरह की होगी स्लीपर ट्रेन वंदे भारत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के कोलकाता नाइट राइडर्स और आईपीएल 2026 से हटाने की मांगों के बीच बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड ने शाहरुख खान के स्वामित्व वाली केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के आदेश दे दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बाद भारत में कई संगठनों, कई नेताओं ने मुस्तफिजुर को आगामी आईपीएल सीजन में ना खेलने और केकेआर टीम से बाहर करने की मांग की थी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा कि हाल में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया। और यह भी कहा कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो यहां पर अलग अलग संगठन और नेताओं की ओर से मांग की जा रही थी और शाहरुख खान के खिलाफ भी यहां अभियान चलाया जा रहा था। शाहरुख खान पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में बांग्लादेश के खिलाड़ी को क्यों खरीदा, जबकि किसी और टीम ने इतने पैसे खर्च नहीं किए। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी धर्म विशेष की वजह से मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किया गया। शाहरुख खान के पुराने बयानों को भी कोट किया जा रहा था। साथ ही साथ आरोप यह लगाया जा रहा था कि शाहरुख खान ने आईपीएल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी खरीदा था। और इन सब के बीच अब बीसीसीआई की ओर से साफ कहा गया है कि केकेआर से रिलीज किया जाए मुस्तफिजुर रहमान को, यानी आईपीएल में कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने की मांग की है। हालांकि केकेआर की ओर से कुछ भी इसमें कमेंट नहीं किया गया, ना ही पहले कोई कमेंट किया गया था, ना अब के डेवलपमेंट पर कोई रिएक्शन आया है। हालांकि जिन नेताओं ने और जिन धर्मगुरुओं ने सवाल खड़े किए थे उन्होंने बीसीसीआई को धन्यवाद किया है। बीजेपी के नेता संगीत सोम, जिन्होंने, और देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक है, उन्होंने शाहरुख खान पर बड़ा हमला बोला था। यहां तक कि उनकी भारत के प्रति निष्ठा को लेकर के भी सवाल खड़े किए थे। और इस फैसले के बाद बीसीसीआई का धन्यवाद अदा कर रहे हैं संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर भी। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, मिस्टर केकेआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर केकेआर, क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोलें कि हाँ सॉरी, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था इस चीज की? वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्हें शाहरुख खान बनाया है।
उधर बीसीसीआई के फैसले पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अब शाहरुख को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो शिवसेना यूबीटी के ओर से बीसीसीआई को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया गया है। आईपीएल मैच में जिस प्रकार से शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया था, जिसको लेकर हम लोगों ने कड़ा इतराज जताया था, विरोध जताया था, उसका सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीजन है। खेल में इस प्रकार से भाव और भावना नहीं होना चाहिए। लेकिन दुखद है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की जा रही है, इसके नाते हम लोगों ने विरोध किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बीसीसीआई का, जिन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि उसको बाहर किया जाए। अब तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए शाहरुख खान को। हम सब पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसके टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और बीसीसीआई ने हमारी भावना को समझा। उन्होंने केकेआर को एक आदेश दिया है कि उस रहमान प्लेयर को आप ड्रॉप कीजिए। तो हम ये समझ रहे हैं कि देश अब जाग गया है। यह देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद का देश है। देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या हम ऐसे थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से व्यापार के लिए क्या ये सब भूल जाएंगे? शाहरुख खान साहब, आप हमारे हीरो हैं, बचपन से हम आपको देखते आए हैं। आपको भी पहले ये फैसला लेना चाहिए था कि उसको नहीं लेना चाहिए। चलिए, बीसीसीआई ने देर आए दुरुस्त आए का कदम हुआ। तो बड़ी खबर आ रही है बीसीसीआई की ओर से। अब साफ कर दिया गया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेंगे। मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने खरीदा था, केकेआर को उन्हें रिलीज करने को कहा गया है, रिप्लेसमेंट का ऑफर दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद शाहरुख खान के खिलाफ संगठनों का और नेताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। उनका यही कहना है कि बीसीसीआई ने जनभावना का आदर किया, और लेकिन शाहरुख खान ने ना तो इस पर कोई रिएक्शन दिया और ना ही जो मांग की जा रही थी इस पर अपनी तरफ से कोई कदम उठाया। शाहरुख खान पर हमला बोला जा रहा है। लगातार यह कहा जा रहा है कि आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने का फैसला बीसीसीआई की ओर से लिया गया, लेकिन शाहरुख खान की ओर से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। और इससे पहले भी उनका एक धर्म विशेष के खिलाड़ियों को लेकर के प्रेम सामने आता रहा है। यह सवाल नेतागण खड़े करते रहे हैं। शाहरुख खान की टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो लिया गया था उसे भी कोट करते रहे हैं। और मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह से किसी और टीम ने नहीं शामिल किया, लेकिन 9 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम देकर के शाहरुख खान की टीम केकेआर ने खरीदा था, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच बीसीसीआई की ओर से साफ अब कह दिया गया है कि इस बार बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेंगे। मुस्तफिजुर रहमान के बहाने हिंदूवादी नेता और कथावाचकों ने शाहरुख खान पर निशाना साधा था और उस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने आपत्ति जताई थी। और अब जब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के निर्देश बीसीसीआई ने दिए हैं, उस पर साजिद रशीदी ने कहा कि यह फैसला पहले लेना चाहिए था। साजिद रशीदी का यह बयान आपको सुनाते हैं। ये सरकार ने जो फैसला लिया है, अगर ये सरकार फैसला पहले ले लेते, दंगे का तो उनको पता था, बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये भी पता था। सवाल ये है कि जिस वक्त खरीदारी हुई उससे पहले ये फैसला लेना था। ये सरकार ने कहीं ना कहीं देश में एक नैरेटिव सेट करके हिंदू मुसलमान का इस तरह से फैसला बाद में लिया है। सरकार की चूक है, सरकार को मानना चाहिए। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। जब बीसीसीआई की तरफ से उसको ये अनुमति थी कि वो खरीदे तो उसने खरीद लिया। अब बीसीसीआई ने बैन कर दिया तो मैं समझता हूं कि शाहरुख खान के ऊपर फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा। मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान है और ये मैं समझता हूं कि सरकार का फेलियर है। सरकार को पहले ही इस पर फैसला लेना चाहिए था। ये फैसला जो लिया है ये अपना वोट बैंक साधने के बाद लिया है। ये इससे कोई फायदा मैं समझता हूं पब्लिक का कोई फायदा नहीं, सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को इतनी मोटी रकम देकर के एक भारतीय सीरीज में खेलने के लिए क्यों हायर किया गया था। और मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर की ओर से ऑक्शन में खरीदा गया था, जिस पर लगातार विरोध हो रहा था और सवाल खड़े किए जा रहे थे। शाहरुख खान की निष्ठा को सवालों के घेरे में लाया जा रहा था। लेकिन अब बीसीसीआई की ओर से यह फैसला लिया गया है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान को लेकर के नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि धर्मगुरु और नेता अभी भी यह कह रहे हैं कि केकेआर की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन बीसीसीआई की ओर से यह फैसला लिया गया। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएस,
अभी भी यहां शाहरुख खान को लेकर के गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से हमला बोला जा रहा था, अब ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने तो कदम उठाया, लेकिन केकेआर और शाहरुख खान ने कुछ नहीं किया। वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी एक बार ऑक्शन में किसी खिलाड़ी को खरीद लेती है तो उसके बाद उसका पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। या तो खिलाड़ी खुद इंजरी के चलते विड्रॉ कर लेता है या पर्सनल कारणों के तहत वो विड्रॉ कर लेता है, या फिर बीसीसीआई जो खुद पूरे आईपीएल गवर्निंग बॉडी का जो पार्ट है वो ये फैसला ले सकती है कि ये खिलाड़ी इस देश का हम रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको हटा दीजिए, जिसके कहने के बाद ही केकेआर कुछ कदम उठा सकता है। तो इस पूरे मसले में ना तो शाहरुख खान कुछ कर सकते थे ना केकेआर कुछ कर सकते थे। अगर कोई कर सकता था तो वो था मुस्तफिजुर रहमान या फिर बीसीसीआई। इससे पहले कि मुस्तफिजुर रहमान कोई स्टेटमेंट कहते या कुछ करते, बीसीसीआई ने पहल करके ये फैसला लिया कि केकेआर को बोला कि हम आपको इजाजत देते हैं, हम आपको ये हिदायत देते हैं कि आप केकेआर के स्क्वाड से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए, उसके चाहे अगर आपको कोई खिलाड़ी चाहिए तो हम आपको उसकी इजाजत देते हैं। जी एस विवेक, फिर इस पूरे मामले को लेकर के जैसा कि आपने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी कि इसमें केकेआर या शाहरुख खान कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें खिलाड़ी को फैसला लेना था या फिर बीसीसीआई ने फैसला लेना था, लेकिन केकेआर की ओर से कोई रिएक्शन भी नहीं दिया गया इस मामले में तस्वीर साफ करने के लिए, या कोई सफाई भी नहीं दी गई, ऐसा क्यों? देखिए, अभी शुरुआती दिन है, अभी तो शुरुआत हुई है। सुबह सुबह ये बयान आया है बीसीसीआई की तरफ से, औपचारिक तरीके से ईमेल गया है केकेआर के पास और उसकी समीक्षा करने के बाद केकेआर को सबसे पहले अपने जितने भी अलग अलग टाइम जोन पे, आपको ये यहाँ बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आबू धाबी ILT20 चल रहा है फिलहाल दुबई और आबू धाबी में, जहां पर केकेआर की जो मैनेजमेंट है उसका एक और फ्रेंचाइजी है आबू धाबी नाइट राइडर्स। तो ये सारे के सारे वहां मशरूफ है, सारे के सारे वहां कई खिलाड़ी, उनकी कोचेस, एंड्रे रसल पावर कोच है, टीम सऊदी है, उसके बाद ड्वेन ब्रावो है, ये सब अलग अलग टाइम जोन्स पर रहते हैं। उनसे मसला मशवरा करने के बाद ही केकेआर की तरफ से कोई ना कोई बयान जारी होगा। ठीक है, जीएस विवेक आप हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस नेता असलम शेख ने कहा है कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि वो बांग्लादेशियों को देश में नहीं रहने देंगे और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में रहने दे रहे हैं। वो चुनाव के दौरान जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करे कि एक तरफ कहते हैं कि बांग्लादेशियों को रुकने नहीं देना है और उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को जो है दिल्ली में रखा हुआ है। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को मुद्दों से बहकाने के लिए ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाती है। तो इस पूरे मामले में राजनीति खूब हो रही है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि मुस्तफिजुर रहमान, इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी जो आईपीएल में खेलने वाले थे, अब नहीं खेलेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने इस पूरे मामले में साफ कर दिया है कि उन्हें अब केकेआर को निर्देश दिया गया है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे। इन सब के बीच जीएस विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। जीएस, आप इस मामले में बीसीसीआई पर भी सवाल खड़े ये किए जा रहे हैं, पूछा यह जा रहा है कि यही निर्देश अगर पहले दे देते ऑक्शन से पहले तो फिर शायद ये विवाद इतना उठता ही नहीं, शाहरुख खान पर ना सवाल उठते, मामला पहले ही सेटल हो जाता। देखिए, कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है, हाइंडसाइट इज द बेस्ट टूल। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर बीसीसीआई उस वक्त कह देता और सभी बांग्लादेशियों को बैन, उस वक्त क्या हालात इस तरीके से थे कि सभी बांग्लादेशियों को ऊपर ब्लैंकेट बैन कर दिया जाए? उसका जवाब है नहीं। उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, इतने बद से बदतर नहीं हुआ था उस वक्त जब ये हुआ था। और ये ऑक्शन से पहले ही नहीं, ऑक्शन से 1 महीने पहले ये सब चीजें तय होती हैं। और तब क्या ये हालात इतने बुरे थे? तो उसका शायद जवाब है नहीं, या फिर बोर्ड को भी नहीं पता था उस वक्त कि ये हालात आगे जाके इतने खराब होंगे। लेकिन सही बात ये है कि जैसे ही हालात काफी खराब हुए, बोर्ड ने सख्ती से जो है अपना कदम उठाया और सरकार से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला उठाया कि अब ऐसा नहीं होने देंगे। और क्योंकि एक ही खिलाड़ी था, उनके लिए काफी आसान था केकेआर को ये कहना, ये हिदायत देना कि आप उस प्लेयर को वहां से रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर के भागीरथपुरा में 15 लोगों की मौत से हाहाकार मचा है। कई लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। चौतरफा सवालों में घिरने के बाद अब एमपी सरकार ने एक्शन लिया है। इंदौर में 15 मौतों के बाद मोहन सरकार जागी। भागीरथपुरा में दूषित पानी सप्लाई को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, पीएचई के प्रभारी इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव और नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव पर गाजगिरी है। लेकिन क्या इस कार्रवाई से दूषित पानी पीकर जान गंवाने वाले 15 लोगों के परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ चंद अफसरों पर एक्शन ही काफी होगा?
क्या जिम्मेदार मंत्री पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यह भी बड़ा सवाल है। 15 लोगों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है दूषित पानी पी करके। अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह बिल्कुल पहले छोटे अफसरों पर गाज गिरी। जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बड़े अफसरों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इंसाफ मिल चुका है? क्या 15 लोगों की जो मौत हुई है उनके सभी दोषियों को, सभी गुनहगारों पर कार्रवाई हो चुकी है? इन सब के बीच इंदौर में अब बड़े अधिकारी सड़कों पर उतर रहे हैं, खुद घर घर जाकर के जांच कर रहे हैं। पीने का जो पानी आ रहा है वो अधिकृत टैंकर से ही लें, ये निर्देश दे रहे हैं और साथ साथ लोगों से ये भी कह रहे हैं कि ये टैंकर वाला जो पानी है इसे भी उबाल करके पिएं, सारे एहतियात बरतें। लेकिन समस्या यही है कि 15 लोगों की मौत के बाद ही लोगों की नींद क्यों टूटती है, प्रशासन क्यों जागता है? वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आज सुबह कई धमाके हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग इलाके जहां पर तेज आवाजें सुनी गई है धमाकों की। शहर का दक्षिणी इलाका जो कि एक बड़े सैन्य अड्डे के पास है, वहां बिजली भी गुल हो गई, ये देखिए आप। और ये सुनिए धमाके की आवाज। अल जजीरा के स्थानीय रिपोर्टर ने धमाके और आग की पुष्टि की है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी पर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन अभी तक ना तो अमेरिका ने और ना ही वेनेजुएला ने इस हमले की पुष्टि की है। लेकिन वहां कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों ने तेज धमाकों की आवाजें सुनी हैं। ये वीडियो, ये फुटेज जो है वो इसी की तस्दीक करता है। अब अमेरिका की ओर से क्या हवाई हमला किया गया, क्या एयर स्ट्राइक की गई है, इसकी आशंका है, इसका शक व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की गई है ना अमेरिका की तरफ से और ना ही वेनेजुएला की तरफ से। ये बड़ी खबर है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में ये धमाके सुने गए हैं, जहां पर एक साथ अलग अलग हिस्से, अलग अलग इलाके जहां पर तेज धमाके हुए हैं। हवाई हमले का शक है अमेरिका पर। अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया कि ये बड़ी खबर। और इसी पर हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शिवांक, क्या डिटेल्स है? कोई आधिकारिक बयान आया है क्या अभी तक किसी की तरफ से, या अमेरिका या वेनेजुएला की तरफ से? ये जो धमाकों की आवाज सुनी गई है, ये शक है कि अमेरिका की ओर से कोई हवाई हमला किया गया हो। शिवांक, आवाज आ रही है आपको? ये अमेरिका की ओर से हवाई हमले का शक व्यक्त किया जा रहा है। वेनेजुएला की राजधानी है काराकास, वहां पर एक साथ ये सुन गए आप धमाके की आवाज, और यहां से आग के साथ धुएं का गुबार उठता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। इन धमाकों से वेनेजुएला दहला, लोगों की चीख पुकार की आवाजें भी सुनी जा सकती है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक जानकारी ना तो वेनेजुएला की ओर से सामने आई है और ना ही अमेरिका की ओर से। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया जरूर था, धमकी जरूर दी थी वेनेजुएला को। अब यह कहा भी जा रहा है कि अमेरिका की ओर से हो सकता है हवाई हमला किया गया हो, लेकिन इसके बारे में इंतजार थोड़ा और करना होगा आधिकारिक बयान का भी। शिवांक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांक, क्या डिटेल्स है इस धमाके को लेकर? क्या कहा जा रहा है, क्यों ये धमाके हुए हैं, और क्या अमेरिका ने कोई हवाई हमला किया है? इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी है क्या? जी बिल्कुल दीपा, देखिए अभी तक किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है कि ये हमला किसने करा है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि वेनेजुएला में रात 1 बजे के आसपास 7 बड़े धमाके हुए हैं, जो कि राजधानी कराकस में, और उसके अलावा जो पोर्ट है जहां से ऑयल टैंकर्स वगैरह निकलते हैं, मैक्वेटा शहर में ला गारिया पोर्ट है, वहां पर धमाकों की ये पूरी तस्वीर सामने आई है, खबर सामने आई है। और उसके अलावा ये जानकारी दी गई है कि 7 बड़े भीषण धमाके वहां पर हुए हैं। अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि ना ही वेनेजुएला की मतलब सरकार ने की है और ना ही अमेरिका की सरकार ने की है। लेकिन देखिए, जिस तरह से लगातार अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में लगातार संबंध खराब चल रहे थे, ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि ये जो पूरा हमला है ये अमेरिका ने किया, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि किसी भी प्रकार की नहीं हो पाई है। जी अच्छा, कम से कम 7 धमाके यहाँ पर हुए हैं शिवांक, ये कहा जा रहा है। और कल जिस तरीके से कुछ अमेरिकी नागरिकों को वहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया था वेनेजुएला में, क्या इसके बाद ये बहुत स्वाभाविक है या फिर ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की ओर से ही ये एयर स्ट्राइक की गई हो? क्योंकि पहले भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप कई बार दे चुके हैं और टकराव की स्थिति तो लगातार और बनी हुई है दोनों ही देशों के बीच में। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार यही धमकी दे रहे थे कि अगर जिस तरह से वेनेजुएला का तेल का
का लगातार कारोबार चल रहा था, तो लगातार यही धमकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दी जा रही थी कि जरूरत पड़ने के ऊपर वेनेजुएला के जो पोर्ट हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा और जो शिप्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनके ऊपर हमला किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए आधिकारिक पुष्टि के लिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से लगातार घटनाक्रम चल रहे थे कि एक तरफ से मतलब लगातार धमकी दी जा रही थी, दूसरी तरफ से वेनेजुएला की भी जो पूरी सेना थी वो भी लगातार ये कह रही थी कि अगर अमेरिका ने हमला करा तो वो भी बदले की ठीक है कार्रवाई करेंगे एक तरह से। शुक्रिया आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।